अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टीफन कवी की किताब द एथ हैबिट, जिसका उर्दू तर्जमा मेरे हाथ में है, ये तर्जमा किया है जनाब ताहिर मंसूर फारूकी। ये एथ हैबिट है क्या, असर अंगेज़ी और अज़मत का जीना। इस किताब पर तबसरा करते हुए और इसका खुलासा बयान करते हुए मैंने पार्ट 1 की सूरत में एक वीडियो पेश की थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आज इस सिलसिले की दूसरी और आखिरी वीडियो है। इस हिस्से में हम बयान करेंगे कि दूसरों को अपनी आवाज़ तलाश करने में आप आमादा कैसे करेंगे। इसके पहले हिस्से में ये कवर हुआ था कि अपनी आवाज़ तलाश करें, अपनी आवाज़ पहचानें, और आज है दूसरों को उनकी आवाज़ें तलाश करने में आप कैसे मदद करेंगे या कैसे तरगीब दिलाएंगे। यहाँ से इस किताब का 6वां बाब शुरू होता है और इसकी हेडिंग है लीडरशिप का चैलेंज। लीडरशिप की तारीफ़ करते हैं स्टीफन कवी कि लीडरशिप अपनी बुनियादी और अमली सतह पर लोगों को अपनी कदर व कीमत और सलाहियत से इस तरह वाज़े तौर पर आगाह करना है कि वो इन्हें खुद में देखने लगें। यहाँ पे स्टीफन कवी हमारे साथ शेयर करते हैं कि मैंने पिछले 150 साल का मैनेजमेंट और लीडरशिप का लिटरेचर रिव्यू किया और मुझे इन दोनों कंसेप्ट्स में बहुत फ़र्क नज़र आए। फ़र्क की एक पूरी समरी उन्होंने अपनी किताब में दी है और यहाँ वो बयान ये करते हैं कि इस तनकीदी लिटरेचर ने मुझे कायल कर दिया कि मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और एक के बगैर दूसरी नाकाफ़ी होती है। दुनिया में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करते हुए स्टीफन कवी मुख्तलिफ मिसालें देते हैं, जैसे मंडियों और टेक्नोलॉजी की ग्लोबलाइजेशन, आलमी गुरबत, इतलात या तवक्कुआत की जमहूरियत, मुकाबला में तोज़ीही इजाफ़ा, माली सरमाए की बजाय इल्मी और समाजी सरमायाकारी, आज़ाद एजेंसी और मुतलातम पानियों का दौर। यहाँ पे वो 2 कंसेप्ट पेश करते हैं, मुज़मन और हाद मसाइल, यानी क्रॉनिक एंड एक्यूट। वो बताते ये हैं कि हमारे जिस्म में या हमारे सिस्टम में या इदारों में 2 तरह के मसाइल पाए जाते हैं। मुज़मन से मुराद या क्रॉनिक से मुराद ज़ेर सतह बार बार सर उठाने वाला और मुसलसल रहने वाला, जबकि हाद या एक्यूट से मुराद तकलीफ़ दे अलामात रखने वाला और मुज़महिल कर देने वाला मसला है। यहाँ उन्होंने हमें एक डायग्राम की मदद से ये समझाया है कि एक कामयाब लीडर क्या करता है। तो यहाँ उन्होंने 4 बातें ज़िक्र की हैं। सबसे पहले ये कि वो सिमत मुतय्यन करने वाला होता है, यानी उसकी बसीरत, वो ख़रीदार का ख्याल रखता है, वो इदारे के मुस्तकबिल का ख्याल रखता है। दूसरी उन्होंने खूबी ये बताई कि ज़ाती किरदार का मुज़ाहरा करता है, यानी उसकी आदत कैसी होती हैं, उसमें दयानतदारी होती है, वो काबिल भरोसा होता है, उसकी एक तजज़ियाती सोच होती है। तीसरी बात इन्होंने की है इदारे की सलाहियत बढ़ाते हैं, यानी वो टीमें बनाते हैं, वो तब्दीली मुनज़्ज़म करते हैं। और चौथी बात इन्होंने की जो कामयाब लीडर्स करते हैं वो इनफरादी वाबस्तगी को मुतहर्रिक करते हैं, यानी दूसरों को शामिल करते हैं, अपने इख्तियारात दूसरों को तकसीम करते हैं, इस तरह से एक सिस्टम डेवलप करते हैं। इस चैप्टर के आखिर में वो बयान करते हैं कि दूसरों को उनकी आवाज़ तलाश करने में मदद देने का जो काम है उसको 2 लफ्ज़ों में सिमटा जा सकता है। पहला है तवज्जो और दूसरा है अमल दरामद, यानी तवज्जो मरकूज़ करना यानी मिसाल बनना, और दूसरा है फिर उस पर अमल दरामद के लिए कोशिश करना। यहाँ एक बड़े अहम मौजू पर वो बात करते हैं। उन्होंने एक सवाल बनाया है कि क्या लीडरशिप सिखाई जा सकती है। इसका जवाब वो ये देते हैं कि सिखाई नहीं जा सकती, अलबत्ता सीखी जा सकती है। सिखाने का अमल तो हो सकता है कि ज़बरदस्ती का अमल हो, लेकिन जो शख्स लीडरशिप की क्वालिटी सीखना चाहे, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहे, वो कोशिश करके उसे सीख सकता है। 7वां बाब उन्होंने बनाया है असर अंगेज़ी की आवाज़, और इसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रिम टैब बनिए। मिसाल और नमूना बनना किसी लीडरशिप की जिद्दोजहद की रूह और उसका मरकज़ होता है। इसका आगाज़ अपनी आवाज़ पाने से होता है, यानी 4 ज़हानतों को फ़रोग़ देना और अपनी आवाज़ का इजहार बसीरत, नज़्म व ज़ब्त, जज्बे और ज़मीर के साथ करना। ज़ाती लीडरशिप के इन ख़ास की मिसाल या नमूना बनना दीगर किरदारों की तब्दीली का अमल इनकी बुनियादी सतह पर करता है।
यहाँ وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ جب اثر انگیزی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یونانی فلسفی کیا بتاتی ہے۔ یونانی فلسفی 3 ٹرمز کا یہاں پہ اظہار کرتی ہے۔ ایک ہے ایتھوس، دوسرا ہے پیتھوس اور تیسرا ہے لوگوس۔ ان تینوں کی پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ ایتھوس جو ہے کسی جماعت یا قوم یا کسی فرد کی خصوصیات ہیں۔ پیتھوس کے معنی ہیں تقریری یا تحریری انداز میں سوز و گداز، اور لوگوس کا مطلب ہے منطق یا لاجک پر مبنی، آپ آرگومنٹس کیسے ترتیب دیتے ہیں اور دوسرے کو کیسے سمجھاتے ہیں۔ اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں جو ٹرم ٹیب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو یہاں ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ٹرم ٹیب جو ہوتا ہے وہ کسی جہاز یا کشتی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتوار ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑی سی حرکت دینے سے وہ بڑے پتوار کو حرکت دیتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کشتی کی سمت آپ جو بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کو ان کی خودی یا ان کی پہچان یا ان کی آواز کی آپ تحریک دیں گے کہ اسے پہچانیں، اسے باہر لائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب آپ انہیں سبارڈینیٹس کہہ لیجئے، ویسے سبارڈینیٹ کے لفظ سے اسٹیفن کوی کو ذاتی طور پر چڑ ہے، وہ ان کو اپنے کلیگ کہتے ہیں، اپنے ساتھی کہتے ہیں، اپنے ٹیم ممبرز کہتے ہیں۔ جب آپ ان سے کام لیں گے تو کام لینے کے جو مدارج ہیں وہ انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے یا جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے وہ ہے بتائے جانے تک انتظار کرو، اور آپ جب اس کو امپروو کرنا شروع کریں گے تو وہ اوپر جاتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے پہلے پوچھو پھر کرو، تیسرا ہے سفارشات مرتب کرو، آگے ہے میرا ارادہ ہے یہ کام کرنے کا، اب ظاہر ہے یہاں بھی اسے اجازت چاہیے۔ اس کے بعد ہے آج خود کرو اور فوراً رپورٹ دو۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی آزادی دی ہے سٹاف کو، لیکن ساتھ ہی رپورٹ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے آج خود کرو اور رپورٹ دیتے رہو، یعنی آزادی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ رپورٹنگ بھی ہے۔ اور سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے آج خود کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رپورٹ بھی آپ اپنے آپ کو دو، اس کا احتساب بھی آپ خود کرو۔ 8واں چیپٹر، اس کی ہیڈنگ ہے قابل اعتماد ہونے کی آواز، سب ہیڈنگ ہے کردار اور قابلیت کا ماڈل بننا۔ یہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ کی 90% ناکامیاں کردار کی ناکامیاں ہوتی ہیں، اور اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سروے میں 54,000 افراد سے پوچھا کہ ان کی نظر میں ایک لیڈر کی سب سے ضروری خوبی کون سی ہونی چاہیے۔ اکثریت کا بیان تھا دیانتداری، اور باقی افراد نے جو کہا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک لسٹ ہے، سب سے اوپر ہے دیانتداری، اس کے بعد ہیں صاحب ابلاغ، لوگوں پر توجہ مرکوز کرنے والا، صاحب بصیرت، التفات کرنے والا، فیصلہ ساز، خود کو وقف کرنے والا، نمونہ اور مثال بننے والا، ترغیب دلانے والا، ماہر، اور سب سے آخری ہے جرأت مند۔ ذاتی طور پر قابل اعتماد ہونے کو یہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان کے اعتماد کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کردار ہے، دوسری طرف اس کی لیاقت یا اس کی مہارت ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ دانش ہے۔ کردار کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں دیانتداری، پختگی، کثرت کی ذہنیت۔ لیاقت کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں تکنیکی، نظری، باہمی انحصار، اور دانش کو وہ کہتے ہیں معاملہ فہمی۔ ان ساری چیزوں سے مل کے ایک ذاتی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہاں وہ ہمیں لے جاتے ہیں اپنی پچھلی کتاب کی طرف کہ میں نے ہائیلی افیکٹو پیپل کی 7 عادات کا ذکر کیا تھا۔ ان 7 عادات کو اگر سامنے رکھیں تو آپ ایک قابل اعتماد پرسنالٹی بن سکتے ہیں۔ آپ جب ایک نمونہ بننا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک سسٹم بنانا ہوگا۔ اس سسٹم کی انہوں نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مشن اور اقدار یعنی ویلیوز کا تعین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے اہداف یا گولز کا تعین کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہفتہ وار منصوبہ بندی، اور اس کے بعد روزانہ کی منصوبہ بندی آپ نے کرنی ہے۔ 9واں باب، اس میں وہ بتاتے ہیں اعتماد کی آواز اور رفتار، کہ آپ جب ایک
पुरएतमाद शख्सियत बन जाते हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी हैं, तो फिर इसके नतीजे में होता क्या है। यहाँ वो लिखते हैं कि गौर कीजिए कि वो राब्ते और मवासलात किस दर्जा पर होंगे जिनमें भरपूर एतमाद पाया जाता है। ये ताल्लुक़ आसान, बेतकल्लुफ़ और बरजुस्ता होता है। जब एतमाद बहुत ज़्यादा हो और आपसे गलती हो जाए तो फिर क्या होता है, आपके ताल्लुकात पर मुश्किल से कोई असर पड़ता है। लोग कहते हैं परेशान ना हो, मैं समझता हूँ, इसे भूल जाएं। यहाँ हम लिखते हैं कि पायदार एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कभी धुंधलाते नहीं, लेकिन ये एक दफ़ा की कोशिश से बहुत कम कायम होते हैं। इसके लिए मुसलसल कोशिश आपको करनी पड़ती है, और इसके लिए उन्होंने इयादा किया है एक टर्म का जो उन्होंने पिछली किताब में ज़िक्र किया था, वो था जज्बाती बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट। कि इमोशनल बैंक अकाउंट में आप रकम जमा कराते रहते हैं और आपका एतमाद जो है दूसरों के लिए वो बढ़ता चला जाता है। इमोशनल बैंक अकाउंट के लिए जो ख़ास तौर पे करने के काम होते हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ दी गई है। वो हैं, पहले खुद को समझने की कोशिश करना, वादा करना, ईमानदारी, वसील तलबी का मुजाहरा करना, हमदर्दी और इल्तफ़ात के जज्बात रखना, जीत जीत या विन विन की थिंकिंग होनी चाहिए। इसमें आप सौदेबाजी से गुरेज करते हैं, तवक्कुआत की वजाहत करना ताकि दूसरा शख्स जो है वो इस वजह से परेशान ना हो कि उसे मालूम नहीं था कि आप उससे क्या तवक्को रखते हैं। गैर हाज़िरी में वफ़ादारी करना, अगर गलती आपसे हो जाए तो माज़रत करना, फ़ीडबैक लेना, यकीन दहानी कराना, और सबसे आखिर में माफ़ कर देने का अमल जो है वो शामिल है। 10वां बाब, आवाज़ों का इम्तजाज, तीसरे मुतबादल की तलाश। यहाँ वो ये लिखते हैं इस बाब के शुरू में ही कि मेरा ईमान है कि ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल और चैलेंज बनने वाले मसाइल में से एक तनाज़ात से निपटना, यानी इंसानी इख्तिलाफ़ात को दूर करना है। चाहे ये घर में हो, दफ्तर में हो, कारोबार में हो, कहीं भी आप लेन देन करते हैं, कहीं भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे इख्तिलाफ़ात जो है वो होना मामूल की बात है। इसके बारे में वो कहते हैं कि अब कैसे इस काम को करेंगे। यहाँ वो ये कहते हैं कि जब दो अफराद मुख्तलिफ सोच के साथ आपस में इकट्ठे होते हैं तो कैसे उन दोनों की सोच को सामने रखते हुए एक तीसरी सोच जो है वो अपनानी चाहिए या वहाँ पे लेके आनी चाहिए कि जो उन दोनों की सोच से बेहतर हो और जिस पर वो दोनों अफराद इत्तफाक करें और उसको अपनी सोच समझें। या वो लिखते हैं कि तीसरा मुतबादल इन मुतबादलात से बेहतर होता है जो फ़रीक़ैन पेश कर चुके होते हैं। ये खालिस तख्लीकी कोशिश की पैदावार होता है। ये दो या दो से ज़्यादा अफराद की कमज़ोरियों, उनकी साफ गोई, एक दूसरे को खलूस के साथ सुनने पर आमादगी और तलाश की ख्वाहिश से उभरता है। आपको इल्म नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा, आपको सिर्फ इतना इल्म होता है कि इसका अंजाम मौजूदा सूरत हाल से कहीं बेहतर होगा। आप जब तीसरे मुतबादल को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो दो बातों का आपको ख्याल रखना होगा। एक ये है कि क्या आप ऐसे हल की तलाश पर आमादा हैं जो आपके तजवीज़ करदा हल से बेहतर हो, और दूसरी बात, क्या आप इस सादा से असूल को तस्लीम करेंगे कि कोई फ़रीक उस वक्त तक अपनी बात नहीं करेगा जब तक दूसरा फ़रीक अपनी बात इत्मीनान से समझा नहीं लेता। 11वें बाब का टाइटल है एक आवाज़, रास्ता मुतय्यन करने के लिए मुश्तरका विजन, अक़दार और हिकमत अमली। इस बाब में वो लिखते हैं कि हम लीडरशिप के इस चैलेंज की बात करेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ खूबियों के अफराद को मुत्तहिद करना और दुनिया को एक आवाज़ और एक बड़े मकसद के तौर पर देखना है। ये किरदार मुश्तरका विजन, अक़दार और लाहे अमल की तरजीहात के साथ रास्ता मुतय्यन करता है। आप जब अपना विजन बनाएंगे तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा: मार्केट के हक़ाइक़, बुनियादी सलाहियतें और फ़रीक़ैन की ख्वाहिशात और ज़रूरियात। आप किसी भी इदारे का या अफराद के गिरोह का एक मुश्तरका मिशन उस वक्त बनाते हैं जब माकूल तादाद में ऐसे लोग हों जो अच्छी तरह बाखबर हों, आज़ादी और इत्तेहाद अमल के साथ काम करते हों और आला दर्जे के एतमाद के माहौल में रहते हों। 12वें बाब की हेडिंग है अमल दरामद का नज़्म और आवाज़, मौसर नताइज के लिए अहदाफ और निज़ाम को हम आहंग करना।
यहाँ वो हमें ये गाइड करते हैं कि आप जो ढांचा बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे उसमें ये बातें होंगी: ज़ाती अखलाकी हाकमियत और रस्मी मनसबी इख्तियारात दोनों को इस्तेमाल करना। दूसरा पॉइंट है पूरे इदारे में ऐसे अहदाफ तख्लीक करना कि जो आपके मुश्तरका विजन, अक़दार और लाहे अमल की तरजीहात से हम आहंग हों। तीसरा पॉइंट है मार्केट और इदारे से मिलने वाली फ़ीडबैक की रोशनी में अपने आप को मुरतब और सफ बस्ता करना। यहाँ वो जिक्र करते हैं कि एक इदारे का सबसे बुनियादी जो फ़र्ज़ है उसका काबिल एतमाद होना है। अगर वो इदारा काबिल एतमाद नहीं है तो वो इदारा कभी तरक्की नहीं कर सकता। 13वें बाब का उन्वान है बाइख्तियार बनाने की आवाज़, जज्बा और जौहर बरामद करना। यहाँ वो फिर हमें याद दिलाते हैं कि मौजूदा दौर ऐसा है कि जिसमें पैदावार का सबसे अहम रुकन फ़र्द है, यानी वो स्टाफ है, यानी वो टीम है जिसने काम करना है। अब किसी मशीन की उतनी अहमियत नहीं, किसी ज़मीन या कैपिटल की उतनी अहमियत नहीं जितनी अफरादी क़ुव्वत की अहमियत है। और यहाँ वो हमें एक ज़िक्र करते हैं एक सर्वे का कि हमने अपने क्लाइंट इदारों के 3500 मैनेजरों और पेशावर अफराद का सर्वे किया और उनसे पूछा कि बाइख्तियार बनाने से क्या कबाहत पैदा होती है। यानी अगर मैनेजर या लीडर अपने किसी जूनियर को या कलीग को बाइख्तियार बनाता है, उसको ज़िम्मेदारी ऐसी तफवीज़ करता है कि वो ख़ुद से काम करे, तो इससे क्या कबाहत पैदा होती है। तो इसके जो नताइज आए उन्होंने एक टेबल में यहाँ पेश किए हैं। 97% लोगों ने कहा कि मैनेजर्स आज़ादी देने से डरते हैं। इसके बाद जो चीज़ें सामने आईं वो हैं निज़ाम नाकिस हैं, मैनेजर्स में महारत का फुकदान है, मुलाजमीन में महारत का फुकदान है, मुलाजमीन का ज़िम्मेदारी से ग्रेस है, मैनेजर्स बहुत मसरूफ़ होते हैं, इंतज़ामिया बहुत सख्त गिर होती है, कंपनी विजन नहीं रखती, मुलाजमीन मैनेजर्स पर एतमाद नहीं करते, और सबसे आखिरी इसमें लिखा कि मुलाजमीन ईमानदार नहीं होते। और एक बहुत बड़ा मसला जो आगे जाकर उन्होंने बयान किया कि मैनेजर्स की ये अमूमी सोच होती है कि अगर मैं बाइख्तियार बना दूंगा किसी दूसरे को तो मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये भी जिक्र करते हैं कि बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजर की सोच में विन विन हो, यानी वो किसी को शिकस्त नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो भी जीते और दूसरे भी जीतें। यहाँ ये भी बयान करते हैं कि जब आप किसी को बाइख्तियार बनाने के बारे में सोचेंगे तो यकीनन ये भी सोचेंगे कि उस फ़र्द की कारकर्दगी और पेशरफ्त को कौन जांचेगा। वो फ़र्द उसे खुद जांचेगा। तो ज़ाहिर है आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो फ़र्द अपनी परफॉर्मेंस से ख़ुद वाकिफ़ हो। और यहाँ वो ये लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा वो फ़र्द ही अपने काम को समझता है कि जो उसे अंजाम दे रहा है, किसी दूसरे के लिए उसे सही तरीके से समझना ही मुमकिन नहीं होता। यहाँ वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सर्वेंट लीडर, कि लीडर को तो सर्वेंट होना चाहिए अपने बाकी स्टाफ का। और सर्वेंट लीडर की वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसे काम करता है, एहतसाब कैसे करता है। वो नंबर 1 पे कहते हैं कि मामलात कैसे जा रहे हैं वो पूछता है। फिर वो पूछता है अपने स्टाफ से कि आप क्या सीख रहे हैं, आपके अहदाफ क्या हैं, मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ, और आपके मददगार की हैसियत से मेरी कारकर्दगी कैसी है। 14वें बाब का उन्वान है 8वीं आदत और मरगूब मुकाम। मरगूब मुकाम से मुराद स्वीट स्पॉट। 8वीं आदत के बारे में वो कहते हैं कि अपनी आवाज़ तलाश करना, दूसरों को उनकी आवाज़ तलाश करने में मायल करना, उनकी मदद करना। और यहाँ वो ये कहते हैं कि ये 8वीं आदत जो है एक मुकम्मल फ़र्द का खाका पेश करती है। लिखते हैं कि 8वीं आदत आपको एक ऐसी ज़हनी साख्त और महारत देती है कि जिसमें आप मुसलसल लोगों की खूबियों की तलाश में रहते हैं। ये लीडरशिप एक ऐसी किस्म है जो लोगों को उनकी सलाहियत और कदर कीमत से इस तरह वाज़ेह तौर पर आगाह करती है कि वो उन्हें ख़ुद में महसूस करने लगते हैं। इसके लिए हमें लोगों को सुनना होता है, हमें उन्हें अपने लफ्ज़ों और लीडरशिप के चारों किरदारों के ज़रिए शरीक और तस्लीम करना होता है। और इसमें सबसे पहले हमें मॉडल बनना होता है, मिसाल बनना होता है। इसके बाद रास्ता मुतय्यन करना होता है। इसके बाद हमें सफ़ बंदी और हम आहंगी पैदा करना होता है। और चौथे नंबर पर हमें लोगों को बाइख्तियार बनाना होता है। यहाँ वो मरगूब मुकाम
یا سویٹ اسپاٹ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے کہ 3 اطراف میں کچھ 3 چیزیں ہیں، جیسے ذاتی عظمت، ادارہ جاتی عظمت، لیڈرشپ کی عظمت، اور درمیان میں جس پوائنٹ پر وہ ملتے ہیں اس پوائنٹ کو انہوں نے سویٹ اسپاٹ کا نام دیا ہے۔ ذاتی عظمت میں کیا ہے؟ ویژن، نظم و ضبط، جذبہ، ضمیر اور 7 ہیبٹس جو پیچھے گزری ہیں۔ ادارہ جاتی عظمت میں کیا ہے؟ ویژن، مشن، ویلیوز، وضاحت، وابستگی، عملی تعبیر، اتحاد عمل، اہلیت، احتساب۔ اور لیڈرشپ کی عظمت میں کیا رکھتے ہیں؟ ماڈلنگ، راستہ متعین کرنا، صف بندی کرنا اور با اختیار بنانا۔ اس لیڈرشپ کے سٹائل پر یا طریقے پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن جو فراہم کی ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اہم ترین پر توجہ مرکوز کرنا، یعنی جو باتیں اہم ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا، جو غیر اہم ہیں ان کو پیچھے کر دینا۔ اس کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں سکور بورڈ بنانا۔ سکور بورڈ بنانے کا جو طریقہ ہے اس کی بھی تفصیل انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ پھر وہ ایک ضابطہ بتاتے ہیں بلند آہنگ اہداف کی عملی تعبیر۔ اس کے ساتھ ہے ایک دوسرے کو قابل احتساب رکھنا۔ یہاں وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایگزیکیوشن کوشنٹ۔ یہ ہے عمل درآمد کا شعور کہ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو لیڈرشپ کا یہ نیا سٹائل اختیار کرنا ہے جو اسٹیفن کوی نے یہاں مینشن کیا ہے، تو آپ پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو قابل عمل کیسے بناتے ہیں۔ اور آخری اور 15واں باب انہوں نے بنایا ہے دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی آوازوں کا دانش مندانہ استعمال۔ اب یہاں پھر وہ ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کا دور، یہ نئی صدی جو ہے یہ دانش کی صدی ہے، وزڈم کی صدی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب علم و ابلاغ کا دور بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ نالج سوسائٹی تھی یا وہ انفارمیشن سوسائٹی تھی، اور اب جو ہے یہ وزڈم کی سوسائٹی ہے۔ اور وزڈم کی بات سمجھاتے ہوئے ہمیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو ویسے ویسے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں یا اس دنیا میں کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو جہالت کے بارے میں جو علم ہے وہ اس کو عالم بنا دیتا ہے، لیکن یہ جو عالم بننا ہے یہ اس کو وزڈم کی طرف اس کے بعد لے کے جاتا ہے۔ اور وزڈم کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر کچھ کردار کی خوبیاں ہوں، جیسے دیانتداری ہے، جیسے ضمیر ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو ایک نالجبل پرسنالٹی کو ایک وائز پرسنالٹی بناتی ہیں۔ انہوں نے ایک چارٹ کے ذریعے سے خوبیاں بیان کی ہیں کہ جب ہم کسی کو ایک وائز انسان کہیں گے تو اس میں کیا ہونا چاہیے۔ اس میں دیانتداری ہے، جرأت اور حوصلہ ہے، انکسار ہے، بہتات کی ذہنیت ہے، اور ان سب کو ملا کے اس نے کہا کہ یہ دانش ہے۔ یہاں وہ بتاتے ہیں کہ روایتی جو کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی ہے، یعنی گاجر اور چھڑی کی حکمت عملی، یہ یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لیڈرشپ سٹائل میں آپ نے صرف ترغیب اور تحریک کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی کے حالات ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ سٹک ابھی بھی کام کرتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ ایک مستقل حل نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو مستقل بنیادوں پر چلانا ہے تو آپ کو یہ اسٹریٹجی چھوڑنی ہوگی۔ سب سے آخر میں کتاب کے آخری چیپٹر کے آخری حصے میں یہ حتمی نتیجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کتاب بنیادی طور پر آپ کو ایک بنیادی پیراڈائم سکھانے کی کوشش ہے۔ لوگ مکمل افراد یعنی جسم، ذہن، دل اور روح پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک فرد کی حیثیت سے اپنی آواز تلاش کرنے کی 8ویں عادت کے مسلسل عمل میں ملوث ہونا، اپنی اثر انگیزی کو پھیلانا ہے جو دوسروں کو ان کی آوازیں تلاش کرنے پر مائل کر کے ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آزادی اور انتخاب کی قوت کو بڑھا کر اپنے بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے اور انسانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ کس طرح لیڈرشپ انجام کار ایک منصب نہیں بلکہ انتخاب کی بات بن جاتی ہے، تاکہ لیڈرشپ لوگوں کو اہل بنانے کا فن پورے ادارے اور سوسائٹی میں وسیع طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم چیزوں کو مرتب کریں تو انسانوں کی رہنمائی کریں یا انہیں بااختیار بنائیں۔ تو ناظرین، یہ کتاب بھی اپنی اہمیت میں
7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے کم نہیں ہے۔ اس کتاب کے اوپر ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اثر انگیزی سے عظمت کے زینے کی طرف جاتی ہے، یعنی یہ آپ کو ہائیلی افیکٹو سے لے کے تو آگے گریٹنس کے لیول تک لے جائے گی۔ آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔